वो बंदरगांव था। वहां सास बहू शारदा अनामिका रहा करते थे। समय अच्छा नहीं था। सगे संबंधियों ने भी मौका देखकर धोखा दे दिया और इस वजह से वो गरीब हो गए। शारदा के पति बहुत बड़े व्यापारी थे। उन्होंने रिश्तेदारों पे भरोसा किया और पैसे दे दिए। रिश्तेदारों ने बाद में एक पैसे नहीं लौटाए और इस वजह से उन पे कर्ज हो गया। इससे शारदा के पति बहुत परेशान हो जाते हैं। जब वो सड़क से जा रहे थे, एक लॉरी आके उन्हें टक्कर मारती है और वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। जब शारदा के पति की मृत्यु हो गई, फिर शारदा और अनामिका ने फैसला लिया कि वो रेलवे स्टेशन में चाय बेचकर पैसे कमाएंगे। बेटा अनामिका, उठो, देर हो रही है। चाय बेचने के लिए हमें रेलवे स्टेशन जाना होगा। ठीक है माँ जी, मैंने कल रात ही सब तैयारी कर ली है। बस आप नहा लीजिए, फिर हम तुरंत निकलेंगे। ठीक है बेटा, फिर मैं नहा लेती हूँ। तब तक मैं खाना बना लेती हूँ सासू माँ। वो हमारे रमन जी है ना पड़ोस के, उन्होंने कहा है कि वो पैसे देके सहायता करेंगे। उनकी बेटी की शादी तय हुई है शायद, इसीलिए वो जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करने वाले हैं। ठीक है सासू माँ, पहले जाके आप जल्दी से नहा के आइए। फिर अनामिका रमन जी के घर जाती है। अनामिका, तुम अभी आई? स्टेशन नहीं जाओगी क्या? नहीं चाचा जी, आपने कहा था ना कुछ पैसों का इंतजाम करेंगे। सासू माँ ने कहा आपसे लेने के लिए। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। रुको, अभी लाता हूँ। ऐसा कहकर रमन जी अंदर जाके पैसे लाके अनामिका को देते हैं। रमन जी के दिए हुए पैसों से अनामिका सारे जरूरतमंदों की चीजें खरीद लेती है और उससे अपना चाय का व्यापार शुरू कर देती है। सासू माँ और अनामिका दोनों स्टेशन पहुंच जाते हैं। अनामिका चाय बनाती है, फिर सबकी बोलती बंद हो जाती है क्योंकि चाय इतनी स्वादिष्ट थी। बेटा अनामिका, तुम्हारी वजह से हमारा व्यापार अच्छा चलने लगा। मैंने क्या किया सासू माँ? आप ही ने सब कुछ किया है। मैंने आप ही से तो सीखा है। तुमने भी तो सीखा, पर चाय तुम बहुत स्वादिष्ट बनाती हो। पी के सब स्वादिष्ट है कहते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। हमने कभी फायदे के बारे में ना सोच के गाढ़ा दूध से चाय बनाते हैं, इसीलिए सब स्वादिष्ट कहते हैं और बार बार आते हैं इसे पीने यहाँ। फायदा सोचेंगे तो व्यापार प्रभावित होगा। व्यापार में विश्वास जरूरी है। अगर हम विश्वास खो देते हैं तो उसे पाना मुश्किल है। सच कहा सासू माँ। जब सास बहू इस तरह की बातें कर ही रहे थे, अचानक उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। हर कोई उन्हें देखता है, पर सहायता करने के लिए कोई भी आगे बढ़ के नहीं आते हैं। सासू माँ, लगता है दादाजी बेहोश हो गए हैं। मैं जाके देखती हूँ। जल्दी जाओ, शाम का वक्त है, ग्राहक आने का समय है। मैं जल्दी जाके आती हूँ। इस तरह कह के वो एक ग्लास पानी और चाय का फ्लास्क लेके दौड़ के जल्दी जल्दी गई। फिर अनामिका ने उस बुजुर्ग इंसान के चेहरे पे पानी छिड़की। बुजुर्ग इंसान को थोड़ी देर में होश आ गया। अनामिका ने धीरे से उन्हें उठाया और एक चेयर पे जाके उन्हें बैठाई। क्या हुआ दादाजी, बेहोश क्यों हो गए? कुछ नहीं बेटा, 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, इसलिए बेहोश हो गया था। अरे, आपका कोई नहीं है दादाजी? अगर कोई रहे भी तो क्या फायदा, सभी ने मुझे छोड़ दिया। इस वजह से मैं रेलवे स्टेशन में घूमता हूँ और जो कुछ मिले खा लेता हूँ। आप मेरे साथ आइए दादाजी। इस तरह अनामिका दादाजी को सासू माँ के पास ले जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम इन्हें यहाँ क्यों ले आई? क्या बोलूं सासू माँ, इनका कोई नहीं है। 3 दिनों से इन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया। हाय रे भगवान, जाओ चाय दे दो इन्हें। ठीक है सासू माँ। इस तरह वो उन्हें एक गिलास चाय और 2 ब्रेड के टुकड़े लाके देती है। दादाजी वो खाते हैं। खाने के बाद उन्हें थोड़ी सी ताकत मिलती है और वो जाने लगते हैं। अरे दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने कहा था ना आपका कोई नहीं है। यहाँ प्लेटफॉर्म में ही सो जाऊंगा। सासू माँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम दादाजी को अपने साथ ले जा सकते हैं? अच्छी बात कही है, हम उन्हें साथ ले चलेंगे। मेरी अच्छी प्यारी सासू माँ। नहीं बेटा, मैं यहीं रहूंगा। तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहता मैं। नहीं दादाजी, हम जो खाएंगे आप भी वही खा लीजिएगा। अब आप ज्यादा मत बोलिए, चलिए हमारे साथ, चलिए चलिए।
मैंने अपने बेटे और बेटी को शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तुम दोनों मेरे कोई नहीं हो, फिर भी अपने साथ घर ले जा रहे हो। मैं बहुत आभारी हूँ। अब कोई बात नहीं, अगर हमारे दादाजी होते तो उनकी देखभाल करते कि नहीं। अब ज्यादा बात मत करो, जल्दी चलो चलो। बिना कुछ सोचे समझे वो उस बुजुर्ग को अपने घर ले गए। जब वो दोनों उस बुजुर्ग को साथ ले जा रहे थे, उनके लिए सभी ने तालियां बजाई और बहुत सराहना किया। अनामिका मदद करो, दादाजी को घर ले चलेंगे हम। ठीक है सासू माँ। इस तरह अनामिका और सासू माँ दादाजी को लेकर घर पहुँचते हैं। बहन, कौन है ये? रिश्तेदार है क्या? नहीं भैया, रिश्तेदार नहीं है। फिर अनामिका ने रेलवे स्टेशन में जो कुछ हुआ वो रमन जी से कहा। इसीलिए आप लोग मुझे इतने पसंद हैं। आप अपने बारे में बिना सोच के लोगों की मदद करते हैं। आपकी सोच बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैंने भी आप लोगों को पैसे देके मदद की। आपको पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है। ऐसे और 10 लोगों की आप मदद करें। रमन बाबू इस तरह सास बहू की बहुत सराहना करते हैं। उनकी बातें सुनकर सास बहू बहुत खुश होती है। फिर रमन बाबू चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सासू माँ, अनामिका और दादाजी, उन तीनों की तस्वीरें अखबार में छपती है। ये देखकर जिला के कलेक्टर साहब ने उन दोनों की बहुत सराहना की और अनामिका सासू माँ को रेलवे स्टेशन में ही स्थायी दुकान के लिए अनुमति दे दी। इस उपलब्धि से सासू माँ और अनामिका बहुत खुश हुए। तब से वो चाय का व्यापार रेलवे स्टेशन में बहुत अच्छे से करने लगे और इस तरह अपने व्यापार की वृद्धि करने के साथ साथ वो जरूरतमंदों की सहायता भी करने लगे। शारदा और अनामिका दोनों सास बहू थे। वो खेत में काम किया करते थे। खेत में काम करके उन्होंने बहुत पैसे कमाए। जबकि उन दोनों के पति विदेश में रहते थे, फिर भी इन दोनों को खेती बाड़ी के काम पे ही भरोसा था। इस तरह इनकी जिंदगी कट रही थी। एक दिन सास बहू एक जगह बैठ के कितनी कमाई हुई उसकी चर्चा कर रहे थे। सासू माँ, हमारे पास अभी इतने पैसे हैं ना, उन पैसों से हम और 2 एकड़ जमीन अभी की अभी खरीद सकते हैं। क्या कहती हैं आप? जरूर हम खरीद लेंगे। कहीं अच्छी जमीन मिली तो बात करेंगे। सासू माँ इस तरह कहती है। बहू रानी उनकी बात पर राजी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक खेत के बारे में पता चलता है। सासू माँ और बहू रानी दोनों मालिक के पास जाते हैं। भाई साहब, हमने सुना आप जमीन बेचने वाले हैं। ये सुन के हम यहाँ आए हैं जमीन खरीदने के लिए। जमीन पे ठीक से खेती नहीं हो रही है, इसलिए कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। मैं सबको बहुत कम कीमत बता रहा हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मेरी बेटी की शादी के लिए। मैं इस जमीन को दहेज में देना चाह रहा था, पर बाद में बातें होंगी कि इस जमीन में तो खेती भी ठीक से नहीं होती। वो कहते हैं। उन दोनों के साथ उन्होंने सारी बातें चर्चा की। फिर वो दोनों वहां से चली जाती है। वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन सुबह दोनों सास बहू एक जगह बैठी हुई थी। सासू माँ, उन्हें देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बेचारे अपनी बेटी की शादी के लिए खेत बेचने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ अगर उस जमीन में खेती नहीं होती है तो हम उसे खरीद लेंगे। उस जगह पे हम फसल स्टोर करने का बंदोबस्त करेंगे। वैसे भी कई लोगों को परेशानी होती है स्टोर करने के लिए। इस तरह हमें पैसे भी मिलेंगे। बहुत अच्छा विचार है, क्योंकि ये 2 एकड़ जमीन है। हम मछलियों को भी रख सकते हैं। कई तरह से फायदा होगा। हम खरीद लेंगे और उनका भी फायदा हो जाएगा। सासू माँ ने इस तरह से कहा। अनामिका भी उनकी बात पर तैयार हो गई। फिर वो दोनों जमीन के मालिक के पास गए। सासू माँ ने बात की, उन्हें पैसे दिए और जमीन के कागजात ले लिए। जमीन के मालिक बहुत खुश होते हैं। आपका बहुत आभारी हूँ मैं। आपकी वजह से मेरी बेटी की शादी हो पाएगी। इस तरह वो बहुत खुश हुए। उनकी बेटी ने भी उन दोनों से धन्यवाद कहा। कुछ दिन निकल गए। फिर उस जमीन पर मछली पालन की बात सोचने लगी सास और बहू। उन दोनों ने इस तरह से फैसला लिया और खुद ही जाके जमीन खोदने लगे। कुछ दिनों में उन्होंने गहराई तक जमीन खोद ली। जब वो खोद रहे थे, इस तरह से ढेर सारा पानी वहां आ गया। इतना पानी देखकर वो आश्चर्य हो गए।
उस बीच उन्होंने देखा बड़ी बड़ी मछलियां भी वहां पे हैं। ये सब देखकर सास बहू दोनों आश्चर्य हो गए। फिर वो बड़ी बड़ी मछलियां उनसे बातें करने लगी। दोस्त, तुम दोनों बड़े बड़े गड्ढे क्यों खोद रहे हो? हमें ये समझ नहीं आ रहा है। इस जमीन के नीचे हम रहते हैं। हम जादुई मछलियां हैं। हमारे रहने की जगह को बर्बाद मत करो। जादुई मछली की ऐसी बातें सुनकर बहू रानी कहती है, हमने इस जमीन को खरीदा था ये सोचकर कि हम यहाँ मछलियों को पालेंगे, पर आपको यहाँ देखकर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें यहाँ कोई भी बात समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे जमीन के नीचे रहते हैं। हम तुम्हें सोने के सिक्के दिया करेंगे, फिर बिना खेती करके ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अब हम क्या कहें? ठीक है। खुश होकर सासू माँ इस तरह से कहती है। उनकी बातें सुनकर मछलियाँ भी खुश हो जाती हैं। जैसा कि मछलियों ने कहा था, उन्होंने सोने के सिक्के दिए। उन सोने के सिक्कों को लेकर सास बहू दोनों बहुत खुश हुए। इस तरह रोज होने लगा। इस बारे में जमीन के मालिक को पता चला। फिर वो अपनी बेटी जानकी से कहते हैं, अरे बेटा जानकी, जिन्होंने हमसे जमीन खरीदी वो बड़े ही भाग्यवान हैं। जब जमीन हमारे पास थी हमें कुछ फायदे ही नहीं हुए, पर उन्हें बड़े ही फायदे हो रहे हैं। उस जमीन में सोने की मछलियां हैं जो उन्हें पैसे दे रहे हैं। इस तरह उन्होंने सारी बातें उसे खुल के बताई। उनकी बातें सुन के जानकी उनसे कहती है, पिताजी, या तो आप वो जमीन वापस ले लीजिए, या फिर कहिए कि उस जमीन पे आपका भी हिस्सा है। ये कैसे संभव है? हम पहले ही उस खेत को बेच चुके हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। अब उन्हें मुनाफा हो रहा है। ऐसे में लालच करना नहीं चाहिए। जरूरत पड़े तो तुम्हारी अच्छे घर में शादी कराएंगे। पिताजी, मुझे पता नहीं था आप इतने सरल है। इतना मुनाफा देने वाला खेत हम क्यों छोड़े भला? जानकी अपने पिताजी का एक नहीं सुनती और सीधा सास बहू के पास चली जाती है। आपको बहुत फायदा हो रहा है। हमारा खेत हमें वापस कर दीजिए, नहीं तो आधी जमीन हमें दे दीजिए। देखो बहन, तुम इस तरह से क्यों सोच रही हो? अब हमने जमीन पसंद करके खरीदा था और फिर जरूरत के मुताबिक उसे बदलने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा से हमारे लिए ये भाग्यशाली निकला। उसने कहा, पर वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई और लड़ने लगी। उसके बाद से जानकी हर हफ्ते उनके घर आती है और उनसे लड़ाई करने लगती है। सासू माँ और बहू रानी ये बात उन जादुई मछलियों को बताती है। फिर भी उसका व्यवहार नहीं बदला। आसपास में जितने लोग थे वो उनके बारे में अजीबोगरीब बात करने लगे। सासू माँ और अनामिका को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने उस खेत को वापस ले लेने के लिए उनसे कह दिया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुए, कागजात लिए, पैसे दिए और वहां से चले गए। पर ये सब देखकर उसके पिताजी को बहुत बुरा लगा। तुमने जो किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो खेत खेती करने लायक नहीं थी, फिर भी उन्होंने खरीदा। तुम नहीं समझ सकती वो कितने अच्छे लोग थे। ये कहकर पिताजी दुखी हो जाते हैं। बेटी को बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। वहां से वो सीधा अपने खेत में जाती है और जादुई मछलियों को बुलाने लगती है। अरे जादुई मछलियां, मैं आ गई हूँ। मैं असली हकदार हूँ। आओ आओ, बाहर आओ और आके मुझे सोने के सिक्के दो। इस तरह बहुत अहंकार के साथ कहती है, पर जादुई मछलियां बाहर नहीं आती है। ये देखकर वो और भयानक हो जाती है। अगर तुम बाहर नहीं आती हो तो तुम सब अपनी जान गंवाओगी। इस तरह जानकी जोर जोर से चिल्ला के कहती है। फिर एक सोने की मछली कहती है, हम तुम्हारे स्वभाव के बारे में पहले से ही जानते हैं, इसीलिए सारी मछलियां पहले से ही अनामिका के खेत में चली गई। क्योंकि तुम्हारे दोष के बारे में तुम्हें बताना था, इसीलिए मैं इंतजार कर रही थी। उन्होंने कहा था कि तुम जरूर आओगी और आके बड़ी बड़ी बातें करोगी। जादुई मछली की बातें सुनकर जानकी को बहुत गुस्सा आता है। ऐ जादुई मछली, अपना मुंह बंद रखो और उन सारी मछलियों को यहाँ बुलाओ, नहीं तो मैं तुम पे चाकू घोंप दूंगी। चाकू देखकर जादुई मछली कहने लगती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हें क्या लगा मैं ऐसा कहने वाली हूँ? इस तरह जादुई मछली कहती है।
फिर वो अपना छुरा मछली के ऊपर फेंक देती है। अचानक से वो जादुई मछली अदृश्य हो जाती है। अदृश्य होते ही वो एक बदसूरत महिला में बदल जाती है, काली कुरूपा महिला। ये देखकर वो डर के मारे जोर जोर से चिल्लाती है। पिताजी के पास वो भाग के जाती है। पिताजी उसे देखकर बहुत रोते हैं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उसी का फल है। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वो जादुई मछलियाँ सासू माँ और अनामिका के खेत में रहने लगे। अनामिका को वो बहुत स्नेह करते थे। उनकी सहायता से उन दोनों की जिंदगी और बेहतर हो गई।